अगर मैं कहूं कि कांच में थोड़ा सा सोना यानी गोल्ड मिला देने से वो सुनहरा नहीं होता बल्कि गहरा लाल हो जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। राइट। या फिर सोचिए कि लोहे के अंदर मौजूद कार्बन के कुछ बहुत ही छोटे छोटे कण ये तय करते हैं कि कोई विशाल पुल दशकों तक शान से खड़ा रहेगा या फिर अचानक बीच से टूट जाएगा। बिल्कुल, और यही तो मटेरियल साइंस का सबसे दिलचस्प पहलू है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में या कहें इस डीप डाइव में हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बेहतरीन नोट्स हैं। ये वो सोर्सेज हैं जो आमतौर पर स्टेट एई, जेई, एसएससी जेई और यूपीएससी ईएससी जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़े जाते हैं। और आज हमारा मकसद भी यही है कि इन पन्नों में छुपे बिल्डिंग मटेरियल्स के विज्ञान को हम डिकोड करें। सही कहा। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सी सामग्री क्या करती है, बल्कि ये समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करती है। मतलब कांच, लोहा, स्टील और भविष्य की कुछ आधुनिक सामग्रियों के पीछे की केमिस्ट्री और फिजिक्स सच में किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। तो चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। और ये जो क्यों समझने वाली बात आपने कही ना, ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वो कैसे? क्योंकि जब हम मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तो ये सिर्फ फॉर्मूले रटने का विषय नहीं रह जाता। ये इस बारे में है कि कैसे एटॉमिक लेवल पर, मतलब परमाणु स्तर पर, किसी सामग्री की जो संरचना है वो असल दुनिया में उसकी ताकत तय करती है। राइट। मतलब अगर बेसिक्स क्लियर हों तो एग्जाम में सवाल कैसे भी घुमाकर पूछें, जवाब पता होता है। एग्जैक्टली। एक बार वो बुनियादी ढांचा समझ आ जाए तो कोई भी सवाल बहुत सीधा लगने लगता है। तो चलिए इसी बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कांच को लेते हैं। नोट्स के मुताबिक कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, मतलब अमॉर्फस है। हाँ, अमॉर्फस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके अंदर जो परमाणु हैं उनकी कोई निश्चित या सजी हुई बनावट नहीं होती, कोई फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। और ये मुख्य रूप से मेटालिक सिलिकेट्स का मिश्रण है, जिसमें सबसे अहम किरदार निभाता है सिलिका। नोट्स में है कि विंडो ग्लास में इसकी मात्रा लगभग 70 से 75% तक होती है। बिल्कुल। अगर इसे एक कुकिंग एनालॉजी से समझें तो जैसे किसी केक में मैदा सबसे मुख्य बेस होता है, वैसे ही कांच में सिलिका। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन सिर्फ मैदे से तो केक नहीं बनता ना। कांच को सही रूप देने के लिए इसमें लाइम मिलाया जाता है, जो इसे मजबूती देता है, और साथ ही इसमें सोडा भी डाला जाता है। और ये जो सोडा मिलाने के पीछे का विज्ञान है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, 1700 डिग्री। हाँ। अब इतने उच्च तापमान पर व्यावसायिक रूप से कांच बनाना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। तो जब मिश्रण में सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है तो ये सिलिका के नेटवर्क को थोड़ा कमजोर कर देता है, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी नीचे आ जाता है। ओहो, मतलब ये एक एक्सेलरेटर का काम करता है। एग्जैक्टली, ताकि पिघले हुए कांच को ब्लोइंग, रोलिंग या स्पिनिंग के जरिए आसानी से मनचाहा आकार दिया जा सके। वाह, ये तो हुई कांच के बेस की बात। लेकिन एग्जाम्स के लिहाज से जो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है कांच का रंग और उसमें मिलाए जाने वाले पिगमेंट्स। हाँ, मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये बहुत आता है। बिल्कुल। जैसे नोट्स में एक लिस्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड डालने से कांच नीला हो जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड से हरा रंग मिलता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा अचरज में डाला वो है गोल्ड क्लोराइड। रूबी रेड वाला पॉइंट, राइट? हाँ, इसमें लिखा है कि गोल्ड क्लोराइड मिलाने से कांच का रंग रूबी रेड यानी गहरा लाल हो जाता है। अब सोने का मूल रंग तो पीला या सुनहरा होता है, तो कांच में उसे मिलाने से वो लाल कैसे दिख सकता है? रसायन विज्ञान का असली जादू यहीं देखने को मिलता है। अच्छा। हाँ, जब पिघले हुए कांच के मिश्रण में गोल्ड क्लोराइड मिलाया जाता है तो असल में सोने के बेहद बारीक नैनो स्केल कण पूरे कांच में फैल जाते हैं। ओके, नैनो स्केल कण। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब सामान्य सफेद रोशनी इन सूक्ष्म कणों से टकराती है तो वे रोशनी के नीले और पीले हिस्से को पूरी तरह सोख लेते हैं। एक सेकंड, नीले और पीले हिस्से को सोख लेते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को प्लाज्मॉन रेजोनेंस कहते हैं। प्लाज्मॉन रेजोनेंस, ये नाम याद रखना होगा एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल। तो जब नीला और पीला प्रकाश सोख लिया जाता है तो जो रोशनी वहां से बाहर निकल पाती है वो स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की होती है। अरे वाह। तो तकनीकी रूप से देखने वाला सोने का रंग नहीं देख रहा है,
बल्कि वो उन सोने के नैनो कणों द्वारा रोशनी को मोड़ने और सोखने का तरीका देख रहा है। मतलब ये तो पूरी तरह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ। ये वाकई हैरान करने वाला है। इस गहराई को समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोबाल्ट को नीले से, क्रोमियम को हरे से और गोल्ड क्लोराइड को रूबी रेड से मिलाने में गलती करेगा। बिल्कुल नहीं। और एग्जामिनर्स यही तो परखना चाहते हैं कि आपको सिर्फ नाम रटे हुए या आप उनके पीछे का विज्ञान भी समझते हैं। सही बात है। अच्छा, अब कमर्शियल कांच के प्रकारों पर नजर डालते हैं। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। पायरेक्स, ऑप्टिकल ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास। इतने सारे प्रकार याद रखना थोड़ा मुश्किल नहीं है। कोई शॉर्टकट है क्या? इसका सबसे आसान तरीका है कि इन्हें इनके उपयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर कैटेगरी में बांट लिया जाए। उपयोग के आधार पर? जैसे सबसे पहले हम तापमान और लैब वाली कैटेगरी बना लेते हैं। इसमें पायरेक्स ग्लास आता है, जिसे हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। राइट, बोरोसिलिकेट। इसे लैब में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि साधारण कांच पर जब अचानक से गर्मी या ठंडक पड़ती है तो वो तुरंत चटक जाता है। हाँ, वो तो है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग दर से फैलते या सिकुड़ते हैं। लेकिन बोरोसिलिकेट ग्लास में सिलिका के साथ बोरेक्स होता है। ओके, बोरेक्स। हाँ, बोरॉन के परमाणु कांच के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाते हैं कि तापमान में भारी बदलाव के बावजूद ये बहुत ही कम फैलता है। अच्छा, इसे शायद हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए केमिस्ट्री लैब के बीकर हों या घर के माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, वो इसी कांच के बने होते हैं। समझ गया। और अगर सुरक्षा यानी सिक्योरिटी की कैटेगरी देखें तो बुलेट प्रूफ ग्लास का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, वो गोलियां जो रोकता है। वही तो। कांच का काम तो टूट लैंप होता है, लेकिन यहाँ ये गोलियां रोक रहा है। नोट्स में लिखा है कि इसका राज एक तरह के सैंडविच स्ट्रक्चर में है। सैंडविच स्ट्रक्चर बहुत सही शब्द है इसके लिए। मतलब इसमें कांच और विनाइल प्लास्टिक की कई लेयर्स को एक साथ भारी दबाव और गर्मी में चिपकाया जाता है। जब गोली कांच से टकराती है तो बाहर की सख्त कांच की परत गोली को चपटा कर देती है। और अंदर की जो लचीली प्लास्टिक परतें हैं वो उस गोली की काइनेटिक एनर्जी को सोखकर पूरे सरफेस पर फैला देती हैं। एग्जैक्टली। जिससे गोली आर पार नहीं हो पाती। और इसी सुरक्षा वाली कैटेगरी में एक वायर्ड ग्लास भी आता है। वायर्ड ग्लास, वो जिसमें लोहे की जाली होती है। हाँ, उसमें कांच के अंदर जाली होती है ताकि अगर वो टूटे भी तो उसके टुकड़े खतरनाक तरीके से बिखरे नहीं बल्कि जाली से चिपके रहें। ग्रेट। तो ये हो गई सुरक्षा की बात। अब सजावट के लिए क्या है? तीसरी कैटेगरी वही है, सजावट और दिखावे की, जिसमें लैमिनेटेड ग्लास आता है। आपने अक्सर ज्वेलरी शॉप्स के डिस्प्ले में इसे देखा होगा। हाँ, जो बहुत मोटा और चमकदार होता है। बिल्कुल। और इसी तरह एक होता है ऑप्टिकल ग्लास, जिसका इस्तेमाल चश्मे के लेंस बनाने में होता है। नोट्स में लिखा है कि इसमें फास्फोरस, लेड सिलिकेट और सीरियम ऑक्साइड होता है। और इसमें जो सीरियम ऑक्साइड है ना, उसकी खासियत सबसे अहम है। क्या करता है वो सूरज की हानिकारक यूवी किरणों को बहुत प्रभावी ढंग से सोख लेता है। अच्छा। हाँ, तो अगर एस्पिरेंट्स इस तरह से इन कांच की फंक्शनैलिटी को समझ लें कि कौन सा लैब में है, कौन सा सिक्योरिटी के लिए, तो प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाती हैं। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। चलिए, कांच की इस नाजुक दुनिया से निकलकर अब हम सिविल इंजीनियरिंग के सबसे भारी और मजबूत ढांचे की तरफ चलते हैं, यानी लोहा। फेरस मेटल्स। हाँ, कांच की भट्टियों के बाद अब लोहे को पिघलाने वाली भट्टियों का सफर शुरू होता है। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि खदानों से मिलने वाले लोहे के दो सबसे अहम अयस्क यानी ओर्स हैं। पहला है मैग्नेटाइट, जिसमें लगभग 72% आयरन होता है, और दूसरा है हेमेटाइट, जिसमें 70% आयरन होता है। लेकिन इन अयस्कों में सीधे तौर पर बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। जिन्हें हटाने के लिए शायद स्लैगिंग प्रक्रिया की जाती है। बिल्कुल, फ्लक्स डालकर स्लैगिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में ये अशुद्धियां फ्लक्स के साथ मिलकर स्लैग बना लेती हैं। और ये स्लैग पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरने लगता है, राइट? हाँ, जिससे उसे आसानी से हटा लिया जाता है। लेकिन लोहे के शुद्धिकरण का सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। मतलब ये सिर्फ पहली सीढ़ी है। हाँ, सबसे पहले अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है। इस भट्टी में कोयले का एक रूप यानी कोक ईंधन का काम करता है। ओके, कोक। अब जब लोहा पिघलता है तो वो उस कोक से काफी सारा कार्बन सोख लेता है। मात्रा उस लोहे की पूरी फितरत तय करती है। मैंने पढ़ा है कि पिग आयरन बहुत सख्त होता है, लेकिन साथ ही बेहद भुरभुरा यानी ब्रिटल भी होता है। हाँ, ब्रिटलनेस इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप इस पर हथौड़ा मारें तो ये मुड़ने के बजाय सीधा टूट जाएगा। तो फिर इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में तो सीधा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए इसे और साफ करने के लिए क्यूपुला फर्नेस में ले जाया जाता है।
क्यूपोला फर्नेस। ओके। जहां इससे कास्ट आयरन बनता है। यहाँ कार्बन थोड़ा कम होकर 2 से 4% रह जाता है। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ना? बहुत ज्यादा। इसे आसानी से सांचों में ढाला जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारी मशीनों के बेस, पानी के बड़े पाइप और सीवर के ढक्कन इसी कास्ट आयरन के बने होते हैं। अरे हाँ, मैनहोल कवर्स। अब समझ आया। इसके बाद शुद्धिकरण का आखिरी चरण आता है, जहां रॉट आयरन तैयार होता है, जो कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। इसे रिवर्बरेटरी या पडलिंग फर्नेस में बनाया जाता है, जहां कार्बन को जलाकर लगभग खत्म कर दिया जाता है। नोट्स के हिसाब से इसमें कार्बन 0.15% से भी कम होता है। बिल्कुल। और कार्बन ना होने की वजह से रॉट आयरन बहुत लचीला यानी डक्टाइल और आघातवर्ध्य यानी मेलिएबल हो जाता है। मतलब आप इसे पीटकर चादर बना सकते हैं या खींचकर तार बना सकते हैं। चेन और रिवेट्स बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन मटेरियल है। एकदम सही। अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो मुझे लगता है कार्बन लोहे के लिए बिल्कुल उस नमक या तेज मसाले की तरह है जो डिश का पूरा स्वाद बदल देता है। हाँ, ये एनालॉजी भी बहुत सटीक है ना? बहुत ज्यादा कार्बन डाला यानी पिग आयरन तो सख्त लेकिन जरा सी चोट से टूटने वाला बन गया, और बहुत कम कार्बन यानी रॉट आयरन तो एकदम लचीला हो गया। और एग्जाम्स के लिए इस कार्बन रूल के पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। वो एटॉमिक लेवल वाला मैकेनिज्म। हाँ, जब हम लोहे के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो परमाणुओं की एक जाली, एक लैटिस जैसा होता है। ओके। जब धातु मुड़ती है तो ये परमाणु एक दूसरे के ऊपर खिसकते हैं। इस खिसकने को इंजीनियरिंग में स्लिप कहते हैं। स्लिप, ठीक है। अब जब लोहे में कार्बन मिलाया जाता है तो कार्बन के छोटे परमाणु लोहे के परमाणुओं के बीच की खाली जगह में जाकर बैठ जाते हैं। इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। मतलब वो वहां जाकर फंस जाते हैं। बिल्कुल, वो वहां फंसकर लोहे के परमाणुओं को खिसकने से रोक देते हैं। एक तरह से वे धातु को पूरी तरह लॉक कर देते हैं। तो जब परमाणु खिसक नहीं पाएंगे तो जाहिर है धातु मुड़ेगी नहीं, यानी उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अगर उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया तो मोड़ने के बजाय वो सीधे टूट जाएगी, जिसे हम ब्रिटल फेलियर कहते हैं। सटीक विश्लेषण। इसीलिए इंजीनियरिंग एग्जाम्स में ये सबसे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है। मतलब ये नियम हमेशा काम करेगा? हमेशा। जैसे जैसे लोहे या स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती है, लेकिन उसकी डक्टिलिटी और टफनेस कम हो जाती है। ये नियम स्टील पर भी पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि स्टील भी तो लोहे और कार्बन का ही अलॉय है। बिल्कुल। जैसे माइल्ड स्टील में 0.15 से 0.30% कार्बन होता है, इसलिए ये सॉफ्ट और डक्टाइल है। घरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सरिये इसी के बनते हैं। और वहीं हाई कार्बन स्टील में 0.55 से 1% कार्बन होता है, जो इसे काटने वाले औजार या स्प्रिंग बनाने लायक हार्डनेस देता है। राइट। हालांकि एस्पिरेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि स्टील की प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन तक सीमित नहीं है। हाँ, हीट ट्रीटमेंट भी तो है। बिल्कुल। हीट ट्रीटमेंट से हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नया रूप दे सकते हैं, जैसे टेम्परिंग, जिससे टफनेस आती है, और हार्डनिंग, जिसमें स्टील को गर्म करके तेजी से ठंडा किया जाता है, जिसे क्वेंचिंग कहते हैं। हाँ, क्वेंचिंग, जिससे उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। इन हीट ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं में मुझे सबसे दिलचस्प लगा एनलिंग। अच्छा, एनलिंग क्यों? क्योंकि ये एक तरह से मेटल और कांच के लिए किसी स्पा ट्रीटमेंट जैसा है। हाँ, स्पा ट्रीटमेंट, वो कैसे? देखिए, जब धातु को पीटा जाता है, खींचा जाता है या तेजी से ठंडा किया जाता है तो उसके अंदर के परमाणुओं में भारी तनाव पैदा हो जाता है ना, इंटरनल स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेन आ जाता है। तो एनलिंग में सामग्री को एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं और फिर बहुत ही धीमी गति से, मतलब स्लो कूलिंग से ठंडा होने देते हैं, जैसे उसे रिलैक्स कर रहे हो। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और इस स्लो कूलिंग या आपके इस स्पार्क ट्रीटमेंट के बाद जो ग्रीन रिफाइनमेंट होता है, वो धातु को अंदर से एक नई लाइफ देता है। मतलब परमाणु अपनी जगह पर सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल। जब धातु धीरे धीरे ठंडी होती है तो परमाणुओं को अपनी सही जगह पर वापस लौटने का पूरा समय मिल जाता है। इससे सारा अंदरूनी तनाव खत्म हो जाता है और धातु दोबारा मुलायम और मशीनिंग के लायक बन जाती है। सही कहा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट गहराई से समझना इतना जरूरी है। ये इंटरनल स्ट्रेस का सबसे सटीक इलाज है। कमाल है। अच्छा, पारंपरिक लोहे और स्टील से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन आधुनिक निर्माण सामग्रियों की जो सिविल इंजीनियरिंग का भविष्य है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है FRP, यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर।
ये बहुत ही एडवांस मटेरियल है। एफआरपी असल में एक कंपोजिट मटेरियल है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, फाइबर्स और मैट्रिक्स। इसे समझने के लिए शायद हम आरसीसी की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जहां कंक्रीट भार को ट्रांसफर करता है और स्टील के सरिये मजबूती देते हैं, उसी तरह एफआरपी में कार्बन या ग्लास के पतले फाइबर्स मजबूती देने का काम करते हैं। और जो पॉलिएस्टर या एपॉक्सी का मैट्रिक्स होता है वो उन फाइबर्स को एक साथ बांध कर रखने और लोड ट्रांसफर करने का काम करता है। मैंने पढ़ा है कि एफआरपी की सबसे बड़ी ताकत इसका वजन और ताकत का अनुपात, यानी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है। हाँ, वो सबसे इम्प्रेसिव है। ये स्टील के मुकाबले वजन में लगभग 1/4 होता है, लेकिन इसकी तनन शक्ति यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा भी कई फायदे हैं। ये बिजली और गर्मी का कुचालक है, मतलब नॉन कंडक्टिव है, और इसमें भी जंग भी नहीं लगता। तो मतलब जिन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड से बचना हो या भयंकर नमी हो, वहां ये स्टील का बेहतरीन विकल्प है। बिल्कुल। हालांकि एस्पिरेंट्स को एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि एफआरपी एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। लीनियर इलास्टिक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये स्टील की तरह टूटने से पहले खिंचता या यील्ड नहीं करता, ये सीधा टूटता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। आधुनिक सामग्रियों में एक और नाम है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, फ्लाई ऐश। ओहो, फ्लाई ऐश। इसने तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। वही ना, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जलने के बाद जो बारीक राख चिमनियों से बाहर हवा में उड़ती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की मदद से पकड़ लिया जाता है। हाँ, जो राख पहले पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। बिल्कुल, और आज हम उसी राख को पोर्टलैंड सीमेंट और ईंटें बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, हम सचमुच पावर प्लांट के कचरे को अपने घरों की नींव की मजबूती में बदल रहे हैं। ये पर्यावरण और इंजीनियरिंग दोनों की एक बहुत बड़ी जीत है, और ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि फ्लाई ऐश के अंदर पोजोलैनिक गुण होते हैं। पोजोलैनिक गुण थोड़ा इसे सिंपल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, फ्लाई ऐश में सिलिका और एल्यूमिना भारी मात्रा में होता है। ये खुद कोई सीमेंट नहीं है, लेकिन जब पोर्टलैंड सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रेशन की प्रक्रिया से चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है। अच्छा, और फिर फ्लाई ऐश इस चूने के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके एक अतिरिक्त कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बना लेता है। इसे CSH जेल भी कहते हैं। वाओ, यानी वो कचरा जो पहले प्रदूषण फैला रहा था, अब वो उस कंक्रीट के अंदर के खाली छेदों को भर रहा है। एग्जैक्टली। जिससे कंक्रीट और भी ज्यादा सघन यानी डेंस हो जाता है, पानी से सुरक्षित और बहुत टिकाऊ बन जाता है। और इस प्रक्रिया ने तो निर्माण की लागत भी घटा दी होगी और सीमेंट उत्पादन से होने वाले कार्बन एमिशन को भी कम किया होगा। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग का ये सबसे खूबसूरत पहलू है। क्या? यही कि यहाँ कोई भी चीज बेकार नहीं है, बस उसे सही जगह और सही रूप में इस्तेमाल करने का तरीका खोजना होता है। बहुत खूब कहा आपने। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे मटेरियल साइंस में परमाणुओं का एक छोटा सा खेल पूरी तस्वीर बदल देता है। बिल्कुल। कैसे सोने के नैनोकण कांच को रूबी रेड बना देते हैं, कार्बन के कुछ प्रतिशत का बदलाव लोहे को सख्त पिग आयरन से एकदम लचीले रॉट आयरन में बदल देता है। और कैसे एफआरपी और फ्लाई ऐश जैसी नई तकनीकें पारंपरिक तरीकों को चुनौती दे रही हैं। राइट। अब अंत में हमारे एस्पिरेंट्स और लिसनर्स के लिए एक ऐसा विचार है जो भविष्य की इंजीनियरिंग की दिशा तय कर सकता है। वो क्या है? आज हम अलग अलग तत्वों को मिलाकर फाइबर्स और मैट्रिक्स को जोड़कर सुपर मटेरियल बना रहे हैं, राइट? हाँ। तो जरा सोचिए, आने वाले दशकों में जब नैनो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी कि हम कारखानों में सामग्रियों को पिघलाने के बजाय परमाणु स्तर पर एक एक एटम को जोड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से मटेरियल खुद प्रोग्राम करने लगेंगे, तब क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कांच, लोहा और स्टील जैसी सदियों पुरानी सामग्रियां पूरी तरह से इतिहास बन जाएंगी, या फिर ये किसी ऐसे नए अवतार में लौटेंगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। अगली बार कुछ और दिलचस्प नोट्स के साथ फिर से मिलेंगे।